नमस्कार मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। पॉइंट नंबर 5, राजस्थान में जनजाति आंदोलन। तो राजस्थान का जो इतिहास है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, उसी से संबंधित ये हमारी 5वीं यूनिट है। और इस यूनिट में हम राजस्थान में जो जनजाति आंदोलन है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में मुख्य जो जनजाति आंदोलन है वो दो रहे हैं, भील आंदोलन और मीणा आंदोलन। तो आज के वीडियो में हम भील आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में जो जनजातीय आंदोलन चला वो भील आंदोलन रहा है। और इस भील आंदोलन से संबंधित अनेक प्रश्न अनेक परीक्षाओं में जो आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड आदि जो करवाते हैं उसमें अनेक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन महत्वपूर्ण है, उसी तरह से ये जो जनजातीय आंदोलन है वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में होने के कारण आज के विषय वस्तु में हमने राजस्थान में जनजातीय आंदोलन को शामिल किया है। तो जैसा आपको आज की यूनिट का नाम है, राजस्थान में जनजाति आंदोलन, तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है। तो उनमें है भील, मीणा, सहरिया, गरासिया आदि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। और इन 4 जनजातियों में जो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वो 2 जनजाति हैं, एक तो भील और एक मीणा। तो आज हम देखते हैं भील आंदोलन के बारे में। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में भील जनजाति का बाहुल्य रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर भील जनजाति का बाहुल्य है। तो उसमें ये 3-4 जो ज़िले हैं, उस समय जो ये राज्य रियासत हुआ करती थी, एक तो मेवाड़, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा और एक सिरोही। इन चारों ही क्षेत्रों में भील जनजाति का बाहुल्य रहा है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास की बात करें तो जनजातीय जो ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इन भीलों का आधिपत्य था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही राजपूत जनजातियों का उदय होता है तो इन राजपूत जनजातियों ने इनसे इनकी जो जागीरें हैं, जो ज़मीनें हैं, वो छीन ली जाती हैं और धीरे धीरे इनको जंगलों में जीवन यापन करने पर मजबूर होना पड़ता है और ये जनजातियों में शामिल हो जाती हैं। तो ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर इस भील जनजाति का बाहुल्य है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये भील मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं, क्योंकि जो शब्द हैं इनसे संबंधित प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो हमारा जवाब होगा गमेती। भील मार्गों की रक्षा हेतु बोलाई नामक कर लेते थे, यानी जो रियासतें हैं तो उनके जो सैनिक हैं या फिर उनके जो अधिकारी हैं वो इनको, जो भील जनजाति है, इनको मार्गों की रक्षा का दायित्व सौंपते थे, क्योंकि एक निडर और निर्भीक जनजातियों में इसको माना जाता था। तो मार्गों की रक्षा हेतु ये राज्य से जो तनख्वाह लेते थे, पैसे लेते थे, कर लेते थे, उसको बोलाई नाम से जाना जाता था। तो यह दोनों चीज़ आपको याद रखनी है कि भीलों के मुखिया को गमेती कहा जाता है और ये मार्गों की रक्षा के बदले जो कर लेते थे उसको बोलाई कहा जाता था। इनका जो मुख्य कार्य था वो ये था कि जो महुआ नामक जो पेड़ है उससे शराब बनाना और उसका उपयोग स्वतंत्र रूप से करना, यानी महुआ की जो पत्तियां हैं, छाल है, उससे ये शराब बनाते थे और उसका स्वतंत्र रूप से एकाधिकार के रूप में इनका प्रयोग करते थे। क्योंकि इन भीलों का मानना था कि जंगलों पर केवल उन्हीं का अधिकार है और वहाँ की वनस्पति पर भी केवल उन्हीं का अधिकार है। इसी वजह से वो इस पेड़ से शराब बनाने का
काम करते थे। भील क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापना के लिए सरकार के द्वारा 1841 में खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि भील क्षेत्रों में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई, तो हमारा जवाब होगा 1841। और कहाँ की गई? खैरवाड़ा में। और आगे हम देखेंगे जितने भी विभत्स कांड होते हैं, जितनी भी गोलीबारियाँ होती हैं, जितने भी भीलों को परेशान किया जाता है, उन सब में जो मुख्य हाथ रहता है, मुख्य जो भूमिका रहती है, वो मेवाड़ भील कोर की ही रहती है। तो काम तो इसका शांति स्थापना करना था कि ये जो सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो ये भील आवाज़ उठा रहे हैं, इसी को दबाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्य कार्य था उनकी आवाज़ को दबाना और सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर फायरिंग करना और उन पर अत्याचार करना। इसीलिए इसका आपको याद रखना है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई, दोनों ही बिंदु महत्वपूर्ण है। भील आक्रोश के प्रमुख कारण 1857 के बाद, तो दो चार कारण रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन के भी कारण रहे हैं, वैसे भील आंदोलन के प्रमुख कारण हम यहाँ देखेंगे कि भीलों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 1857 के बाद क्या हुआ? वन संबंधी अधिकारों से वंचित करना, यानी जनजाति होने के कारण जो भील हैं वो वनों पर एकाधिकार मानते थे, वो वनों को अपनी संपत्ति मानते थे, तो उन पर सरकार ने पाबंदी लगा दी और उन्हें वन संबंधी जो अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया गया। दूसरा कारण रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती व लकड़ी एकत्र करने से मना करना, यानी जो भील पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती करते थे और लकड़ी एकत्र करके अपना जीवन यापन करते थे, इन दोनों ही चीज़ों से सरकार ने भीलों को मना कर दिया। इससे उनमें आक्रोश की भावना पैदा होती है और वो आंदोलन की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। तीसरा कारण है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है कि वो महुआ से शराब बनाते थे, तो इनको शराब बनाने से मना कर दिया गया कि कोई भी भील शराब नहीं बनाएगा। और सबसे प्रमुख कारण है सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, क्योंकि इनकी कुछ परंपराएं थी, इनके कुछ रीति रिवाज होते थे जिसके अनुसार ये अपना जीवन यापन करते थे। तो धीरे धीरे सरकार इनका जो सामाजिक जीवन था उसमें भी हस्तक्षेप करने लग जाती है। अब आप चाहे उनको कुप्रथा कह सकते हैं, लेकिन उनको ये अच्छी प्रथाएं मानते थे और सरकार उन पर धीरे धीरे पाबंदी लगाने लग जाती है जो इनको हजम नहीं होता है और ये आंदोलन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जिससे भीलों को आंदोलन करने की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये तो कुछ हम कारण देख लिए। राजस्थान में कहाँ कहाँ भील जनजाति का प्रसार है ये हमने देखा, उनके मुखिया को क्या कहा जाता है, सरकार से वो जो मार्गों की रक्षा के बदले कर लेते थे उसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन, यानी सबसे पहले भील आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं वो हैं गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी से संबंधित प्रश्न आपने कई परीक्षाओं में देखा भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोविंद गिरी का जो जन्म है वो 1858 में डूंगरपुर के बांसिया, जिसको बेसड़ा भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है और अधिकांश बेसड़ा ही देखने को मिलता है, लेकिन आपको दोनों नाम याद रखने हैं, गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ। तो तीनों चारों बिंदु हैं इससे संबंधित कि जन्म होता है 1858 में, डूंगरपुर के बेसड़ा गांव में होता है और बंजारा जनजाति में या बंजारा परिवार में इसका जन्म होता है, किसका? गोविंद गिरी का। और ये पहले नेतृत्व करता थे भील आंदोलन के। अब इनके जो गुरु थे उनका नाम था साधु राजगिरी, इन्हीं के ये शिष्य बनते हैं। और ये जो साधु राजगिरी के जो आश्रम थे जहाँ पर ये जो धूनी बैठते थे धूनी पर, वहाँ पर ये इनके संपर्क में आते हैं, इनसे प्रभावित होकर के और आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि गोविंद गिरी के गुरु का क्या नाम था? तो नाम था साधु राजगिरी। और सबसे पहले इन्होंने, गोविंद गिरी ने आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने
व सामाजिक राजनैतिक चेतना लाने के लिए 1905 में संप सभा की स्थापना की। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसने की, तो हमारा जवाब होगा गोविंद गिरी। तो संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी करते हैं। और कब करते हैं, तो हमारा जवाब है 1905। क्यों करते हैं? भीलों को संगठित करने और सामाजिक राजनीतिक चेतना लाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं गोविंद गिरी भी मानते थे कि जो भील है उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना का अभाव है, वो अभी पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं, या फिर उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें संगठन के अभाव से हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया और इसी चीज़ को सुधारने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने 1905 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा के कुछ नियम हैं जो उन्होंने बनाए। जैसा हमने पढ़ा कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना ये लाना चाहते थे, तो उसी के संदर्भ में इनके कुछ नियम थे। उनमें कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि शराब न पीना, चोरी लूटमार नहीं करना, गांव-गांव में स्कूल खोलना ताकि उनमें जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, नित्य हवन पूजा पाठ करना और आपसी विवादों के फैसले पंचायतों में करना। तो इस बिंदु का मतलब है कि गोविंद गिरी का मानना था कि जो आपसी विवाद हैं, आपसी झगड़े हैं, उनको न्यायालय या राज दरबार में न ले जा करके उनका निपटारा पंचायतों में किया जाए, अपने स्तर पर किया जाए, ताकि समय पर और एक अच्छा फैसला हो सके। तो इसका मतलब यही है कि आपसी विवादों के जितने भी फैसले थे वो पंचायतों में ही करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संप सभा की स्थापना करी और मुख्य रूप से संप सभा में ही ऐसे जो विवाद हैं वो सुलझाए जाते थे, उन पर चर्चा की जाती थी। स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग आदि, ये कुछ मुख्य नियम हैं जो मैंने इस बिंदु में शामिल किए हैं। आगे हम देखते हैं कि 1905 में संप सभा की स्थापना होती है। उसके बाद में 1910 ईस्वी में गोविंद गिरी के नेतृत्व में ईडर में पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध भीलों ने आंदोलन किया। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ईडर के पालपट्टा में आंदोलन कब करते हैं, तो हमारा जवाब होगा 1910। और यहाँ भी जो आंदोलन किया जाता है वो किसके नेतृत्व में किया जाता है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में। तो सन से संबंधित और स्थानों से संबंधित जितने भी बिंदु हैं वो मैं आपको यहाँ बताते जा रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं 1911 में। तो गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव में भगत पंथ की स्थापना की। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण इनका कार्य है। भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो यहाँ इसका जवाब भी हो जाएगा गोविंद गिरी। और कब की? 1911 में, संप सभा के स्थापना के 6 साल बाद। और कहाँ किया? जहाँ इनका जो जन्म हुआ था, अभी हमने देखा डूंगरपुर के बेड़सा गांव में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। और गांव में जो भील पंचायतों की स्थापना की गई और बेड़सा को केंद्र बनाया गया। जैसा हमने देखा कि आपसी विवादों को ये चाहते थे कि वो न्यायालय में न जाकर पंचायतों में उनका निपटारा किया जाए। इसी नियम को सफल बनाने के लिए इन्होंने गांव-गांव में पंचायतों की स्थापना की और इन पंचायतों का जो मुख्य केंद्र था वो बेड़सा को ही बनाया गया, जहां पर भगत पंथ की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भील आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है राजस्थान में। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य ने गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया। तो 11 में भगत पंथ की स्थापना करते हैं और उसके 2 साल बाद इनको डूंगरपुर राज्य की जो सरकार है तो इनको गिरफ्तार कर लेती है और 3 दिन बाद ही इनको मुक्त कर देती है। लेकिन मुक्त करने के साथ ही डूंगरपुर की सीमा से इनको बाहर जाने का आदेश दे दिया जाता है कि डूंगरपुर राज्य में तुम्हारा प्रवेश निषेध है और तुम्हें इसमें प्रवेश नहीं करना है। जब इनको डूंगरपुर के निष्कासित कर दिया जाता है तो वहाँ से ये ईडर गए, लेकिन वहाँ की सरकार ने भी इन्हें गिरफ्तार करना चाहा। तो जैसे ही ये डूंगरपुर को छोड़कर के ईडर पहुँचते हैं और वहाँ भी अपने कार्य में लग जाते हैं, जन चेतना में ये शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ की सरकार भी डूंगरपुर सरकार की तरह इनको गिरफ्तार करना चाहती है। तो वहाँ से भी ये निकल जाते हैं और निकल कर के बांसवाड़ा की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाते हैं।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे राजस्थान के इतिहास में, मानगढ़। तो लास्ट में इन्होंने जो अपना स्थान बनाया, जो केंद्र बनाया अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, वो बांसवाड़ा की सीमा पर मानगढ़ पहाड़ी को अपना इन्होंने केंद्र बनाया। अक्टूबर 1913 में भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र होने का इन्होंने संदेश दिया। वहाँ पर इन्होंने अपनी गतिविधि संचालित की और वहाँ भी ये चाहते थे कि मैं अपने जो आंदोलन है वो समाप्त नहीं हो, वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसी कड़ी में वो अक्टूबर 1913 में भीलों से आह्वान करते हैं कि वो मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र हों ताकि समस्याओं पर चर्चा कर सकें। 10 नवंबर को मेवाड़ भील कोर, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और वेलेजली राइफल्स के सैनिकों ने मानगढ़ को घेर लिया। यानी अक्टूबर में वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर जैसे ही संख्या बढ़ती जाती है भीलों की या क्षेत्रीय किसानों की, तो आसपास की जितनी भी सरकारें थीं, जैसे मेवाड़ भील कोर हमने देखा ही था कि ये मुख्य जो हस्तक्षेप करने वाली जो संस्था वो रही है। राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और वेलेजली राइफल्स, ये चारों की जो सैनिक हैं उनको घेर लेते हैं मानगढ़ पहाड़ी को। और 12 नवंबर 1913 को भीलों की मांगों को लिख करके गोविंद गिरी ने अधिकारियों को पत्र लिखा। यानी घेरने के बाद में वो कहते हैं कि तुम्हारी जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी, और ये किसानों से और भीलों से वहाँ को हटने के लिए कहते हैं कि तुम इस मानगढ़ पहाड़ी से हट जाओ, तुम्हारी मांगे मान ली जाएंगी। इसी संदर्भ में 12 नवंबर को, जैसे हमने देखा कि नवंबर में 10 नवंबर को वो घेर लेते हैं और 12 नवंबर को वो अपना पत्र लिख करके भेजते हैं, जिसमें अपनी जो मुख्य मांगे हैं वो लिख करके भेजते हैं। लेकिन उनकी मांगों को आश्वासन तो दिया गया, लेकिन जब उनकी मांगे नहीं मानी गई और भील वहाँ से नहीं हटे, तो एक मुख्य घटना होती है जो हमारे इतिहास की भी एक नरसंहार, उसको बहुत ही बड़ा माना जाता है कि 17 नवंबर 1913 को सैनिकों ने पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया और भयंकर नरसंहार के बाद गोविंद गिरी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जब वहाँ से नहीं हटे तो ये जो चारों की चारों जो सैनिक टुकड़ियाँ थी, अभी हमने देखा जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल्स, इन चारों ने मिलकर के उन पर फायरिंग की, खूब गोलीबारी की, जो बहुत ही भयंकर नरसंहार होता है। यानी खूब भील उसमें मारे जाते हैं और इस नरसंहार से वो विचलित हो जाते हैं, उनको आहत पहुंचता है गोविंद गिरी को, और वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें अहमदाबाद जेल में भेज दिया जाता है। यानी उनको गिरफ्तार करके अहमदाबाद भेज दिया जाता है। रिहा होने के बाद में शेष जीवन वो गुजरात के कंबाई नामक स्थान पर व्यतीत करते हैं। ये इनसे संबंधित लास्ट बिंदु है कि जब वो अहमदाबाद से रिहा होते हैं तो उनको जैसे डूंगरपुर से भी निष्कासित कर दिया था, वहाँ जाने पर पाबंदी थी। उसके बाद में ईडर सरकार भी उनको गिरफ्तार करना चाहती थी। मानगढ़ क्षेत्र में भी नरसंहार होने के बाद में वो जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपना जो शेष जीवन है वो गुजरात में रह कर के कौन से स्थान पर बिताया, तो प्रश्न का जवाब हो जाएगा कंबाई नामक स्थान पर उन्होंने अपना जो अंतिम समय है वो व्यतीत किया। तो ये था हमारा भील आंदोलन, जो जिसके नेतृत्व में किया गया था पहला गोविंद गिरी के। तो ये लास्ट बिंदु था। उसके बाद में है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन। यानी ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने भील आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जैसे ही गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ किया। तो इनके जन्म की बात करें तो मोतीलाल तेजावत का जन्म 8 जुलाई 1887 को कोलियारी गांव के ओसवाल परिवार में हुआ था। जैसे गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था, उसी तरह से आपको याद रखना है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म ओसवाल परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 8 जुलाई 1887। कहाँ? कोलियारा गांव में। गोविंद गिरी की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने भील आंदोलन का नेतृत्व संभाला
और चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया से इन्होंने एकी आंदोलन की शुरुआत की। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो एकी आंदोलन की शुरुआत की मोतीलाल तेजावत ने। ये दूसरे नेतृत्व करता रहे हैं। कहाँ की? मातृकुंडिया। और मातृकुंडिया कहाँ था? चित्तौड़ जिले में। तो चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत की। तेजावत के नेतृत्व में पिछोला झील की पाल पर 7-8 हजार आदिवासी व किसान एकत्रित हुए और महाराणा ने तेजावत को वार्ता के लिए बुलाया। धीरे धीरे ये सक्रिय हुए और इन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए पिछोला झील पर किसानों और भीलों को बुलाया और इनके आह्वान पर वहाँ पर 7 से 8 हजार की संख्या में आदिवासी और किसान पहुँचते हैं। इससे घबरा कर के मेवाड़ महाराणा इनसे बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए बुलावा भेजते हैं और वो उनसे मिलने जाते हैं। तेजावत ने, ये इसलिए बिंदु है कि इसमें प्रश्न बनता है कि तेजावत ने महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी जाती है। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि मोतीलाल तेजावत ने महाराणा के समक्ष जो 21 सूत्र यानी उसमें 21 जो मांगे शामिल थी, उस पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है मेवाड़ पुकार। मार्च 1922 में तेजावत ईडर राज्य में ठहरे हुए थे और 7 मार्च को मेजर सूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के जो सैनिक हैं वो उनको घेर लेते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं, जिससे लगभग 200 व्यक्ति मारे जाते हैं। तो अपने आंदोलन को विस्तार देने के लिए, अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए ये 1921 में ईडर में ठहरे हुए थे। वहीं पर जो मेवाड़ भील कोर है, हमने पहले भी बताया था कि जहाँ भी गोलीबारी होती है उसमें ये जरूर शामिल रहता है मेवाड़ भील कोर, इसलिए इसको याद रखना है क्योंकि नरसंहार से संबंधित प्रश्न बने तो गोलीबारी में सबसे पहले इन्हीं का नाम आपको याद रखना है, मेवाड़ भील कोर। तो ये यहाँ पहुँच जाती है और घेर करके गोलीबारी करती है जिसमें लगभग 200 लोगों की हत्या कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि सिरोही राज्य में भी एक ही आंदोलन पहुंच जाता है क्योंकि हमने देखा कि भील जो जनजाति है वो सिरोही में भी फैली हुई थी। तो जनवरी 1922 में सिरोही में एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत सिरोही में कब होती है? जनवरी 1922 में। और यहाँ की 2-3 प्रमुख घटनाएं हैं, सिर्फ वो याद रखनी है तारीख के साथ में और स्थान के नाम के साथ में कि 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने गोलियां चलाई जिसमें 3 व्यक्ति मारे गए और गांव को आग के हवाले कर दिया गया। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सियाया गांव कहाँ है? तो वो है सिरोही में। और यहाँ पर जब गोलीबारी की जाती है वो कब की जाती है? 12 अप्रैल 1922 को। यहाँ भी देख सकते हैं कि जो गोलीबारी करने वाले जो सैनिक थे वो मेवाड़ भील कोर के ही सैनिक थे और पूरे गांव को ये आग के हवाले कर देते हैं। इससे बड़ी घटना एक और होती है। 5-6 मई 1922 को सेना ने बालोलिया और भूला गांवों को घेर लिया और गांवों को आग लगा दी और गोलियां चलाई गई जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति मारे गए और कई घायल हुए। उसमें हमने देखा कि 3 ही व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन यहाँ 50 से अधिक व्यक्ति मारे जाते हैं। और ये घटना कब होती है? 5-6 मई 1922 को। कहाँ होती है? बालोलिया और भूला 2 गाँवों में ये घटना घटित होती है और पूरे गाँव को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें जो पशु, उनके जो चारा वगैरह था पशुओं को खिलाने के लिए, वो सारा जलकर राख हो जाता है और गोलीबारी में 50 से अधिक व्यक्ति मारे जाते हैं और इससे कहीं अधिक लोग घायल हो जाते हैं। महात्मा गांधी की सलाह पर जब ये आंदोलन नहीं रुकता है, नरसंहार बढ़ते ही जाता है, तो महात्मा गांधी की सलाह पर 4 जून 1929 को ईडर राज्य के खेड़ा ब्रह्मा गांव में तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिस तरह से मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किसके आग्रह पर या किसकी सलाह पर किया? तो हो जाएगा महात्मा गांधी की सलाह पर। कब किया? 4 जून 1929। और 1963 में मोतीलाल तेजावत की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न छोटा सा पूछ भी सकता है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि मोतीलाल तेजावत की मृत्यु कब हुई? तो हुई 1963 में।
तो इस तरह से भील आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति रहे हैं उनमें एक तो है मोतीलाल तेजावत और एक है गोविंद गिरी। दोनों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और उसमें भी हमने पढ़ा भील आंदोलन। एक दूसरा और है मीणा आंदोलन, वो भी महत्वपूर्ण है और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम इसी के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा होगा राजस्थान का एकीकरण या फिर 1857 की क्रांति। तो पहले हम या तो 1857 की क्रांति करने के बाद फिर हमारा होगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण और 1857 पूरी होने के बाद में हमारा जो ये पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में राजस्थान का इतिहास, ये कंप्लीट होगा। और जैसे ही मैं आपको जैसे हर वीडियो के प्रारंभ में दिखाता हूँ कि कैसे प्रश्न बनते हैं, तो 1857 की क्रांति से संबंधित लगभग हर परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे गए हैं। मेरे पास जितने भी पुराने पेपर हैं वहाँ से मैंने प्रश्नों को पढ़ करके ये जो आपका जो विषय है वो तैयार किया है। तो 1857 हम मीणा आंदोलन के बाद में स्टार्ट करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे अपनी तैयारी को सुचारू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।